हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है सीटेट के जो है कुछ इंपॉर्टेंस जो है टैग वर्ड्स पे जो है ध्यान देंगे। ये टैग वर्ड्स बहुत ज़रूरी है। जो पेडागॉजी में जो है अक्सर इससे रिलेटेड जो है टैग वर्ड दे करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और ये अगर आपने इसको समझ लिया, जान लिया, तो आपके जो है एक भी पेडागॉजी के 15 क्वेश्चंस जो है आपके सही होंगे। एक भी क्वेश्चन जो है पेडागॉजी का आपका गलत नहीं होगा। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, इसको समझ लीजिए, सेव कर लीजिएगा वीडियो के तौर पे और उसको ज़रूर देखिएगा। ये मतलब हर चीज़ में आपका टैग वर्ड यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में, वो चाहे सीडीपी हो, वो चाहे ईवीएस हो, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, मैथ का पेपर हो, हर पेपर में जो है टैग वर्ड्स जो है क्वेश्चंस के रूप में डाले जाते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या है, क्या चीज़ों पे आपको फोकस, मैंने बिल्कुल विस्तृत जानकारी के तौर पे आपको इसको समझाऊंगा। आज के बाद अगर आपने ये वीडियो पूरी तरीके से देख लिया तो इसके बाद आपके जो है क्वेश्चंस जो है बिल्कुल गलत नहीं होंगे, है ना। ये मेरा वादा है, 15 में 15 क्वेश्चंस जो है आपका पेडागॉजी में सही होंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के पेपर्स जो है आपको इसी के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। मैं आपको डेली जो है पेपर्स कराता हूँ। आप जा करके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके हर पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स भी हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं। ठीक है, नए प्रकार के जो है क्वेश्चंस डाले गए हैं, तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर सॉल्व करके ही आपको जो है एक बेहतर जो है सीटेट में आप नंबर जो है आप ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। अगर वीडियो पसंद आए तो 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। आपके इस लाइक्स के माध्यम से जो है हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, कुछ जो है शब्दों के बारे में जान लेते हैं। अधिगम क्षमता, कई बार जो है इस जो है सीटेट पेडागॉजी में जो है अधिगम क्षमता का जो है जिक्र होता है, तो वो होता क्या है। अधिगम अक्षमता का मतलब होता है सीखने में कमी। ध्यान रखिएगा, सीखने में कमी या कठिनाइयाँ या अनुपस्थिति। अगर कोई भी पेडागॉजी में ये टर्म यूज़ हो, अधिगम अक्षमता, है ना, तो इस चीज़ को समझिएगा कि ये सीखने में कमी को दर्शा रहा है। ये बच्चे में जो है किसी चीज़ की कमियों को दर्शा रहा है, या खेलने में कमी हो, शारीरिक कमी हो सकती है, या मानसिक कमी हो सकती है, किसी भी तरीके की कोई कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को, पॉइंट को याद रखना है। इसकी विशेषताओं को हम चलिए समझ लेते हैं। तो कुछ जो है टर्म्स यूज़ होते हैं अक्सर पेडागॉजी में। तो अधिगम अक्षमता विकार है, ना कि बीमारी है। मतलब ये एक समय के बाद जो है ठीक हो जाने वाली चीज़ है, ना कि बीमारी के जीवन पर्यंत चले। हो सकता है कि देखिए, जैसे दूसरा ऑप्शन में लिखा है, कुछ समय बाद ये स्वतः ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अधिगम में जो है परिपक्वता आने लगती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, 1 से हम 5 साल की उम्र में अधिगम अक्षमता जो है कम हो जाती है। ठीक है, हमारी जो है अक्षमता जो है घटने लगती है, हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, परिपक्वता की ओर हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है हमारी लर्निंग जो है क्षमता जो है बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, लर्निंग क्षमता बढ़ती है। तो ना कि ये एक बीमारी है, एक ये विकार के तौर पे देखते हैं। कुछ समय के बाद, मतलब एक समस्या है, कुछ समय के बाद जो है ये प्रॉब्लम है, जो कुछ समय के बाद सही हो जाएगी। उम्र के बढ़ते पड़ाव में ये सही हो जाती है। ठीक है, सभी अधिगम अक्षमता जो है परिवर्तनशील होती हैं। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को अक्सर याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चंस जो है इन्हीं टैग ये सब टैग लाइन्स हैं, और ये टैग लाइन में ही क्वेश्चंस जो है होते हैं कि जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें बोलेगा सभी अधिगम अक्षमता परिवर्तनशील होंगी क्या, तो आपको बताना है आंसर हाँ परिवर्तनशील होती हैं। तो ध्यान रखना, परिवर्तनशील हो सकती है आगे, मतलब अधिगम जो है परिपक्वता की स्थिति में जो है बदल जाती है, सही हो जाती है अक्षमता मतलब। ठीक है, तो सभी अधिगम अक्षमता जो है परिवर्तनशील होती है। अधिगम अक्षमता जो है मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है, दिमाग में भी हो सकती है प्रॉब्लम, कि मान लीजिए कि मन में इतना भ्रम पैदा कर लेते हैं हम लोग अक्सर कि हम ये चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे। बोलने की समस्याएं जो होती है अक्सर बच्चों की मनोवैज्ञानिक समस्या होती है। जो बच्चा तुतलाने की कोशिश करता है उसमें भी मनोवैज्ञानिक समस्या, वो चीज़ें बचपन में बोलते बोलते उसने तुतलाना सीख लिया होता है, और कोशिश की जाती है कि बच्चे को जो है शुरुआती दौर पे ही उसको सही करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अधिगम अक्षमता एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। ठीक है, ना कि कोई मतलब रोग है, या आप इसे समस्या कि कोई शारीरिक समस्या पैदा हो गई हमारे बच्चे में। तो देखिए ये की पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना। ये विकार है, ठीक है, यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है,
ठीक है, परिपक्वता के जैसे हम परिपक्व होंगे वैसे ही ये अधिगम जो है हमें अच्छे तरीके से हम समझने लग जाएंगे। ये अक्षमता जो है परिवर्तनशील होती है और ये जो है अक्षमता मनोवैज्ञानिक होती है। देखिए कितने पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, इसको बिल्कुल एक जगह नोट कर लीजिए। अगर आप बार बार वीडियो देखना नहीं पसंद करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो यह है, ऐसे जो है टर्म्स को ज़रूर नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रमुख जो है अधिगम अक्षमताओं के बारे में समझ लेते हैं, है ना, मतलब एक तरीके से विकार, प्रमुख जो है अधिगम विकारों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो विकार क्या है? डिस्टोनिया जो है एक टर्म आता है जिसमें कहते हैं ये गतिशील विकार है जिसमें मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण चलने में परेशानी होती है। अक्सर जो है डिस्टोनिया जो है बचपन में ज़्यादा होती है। बच्चे जो है बचपन में देखिए एक साल 2 साल 3 साल कई बच्चे जो है थोड़ा लेट चलते हैं, वो इसी की वजह, उनकी मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं होती हैं जिसकी वजह से वो चल फिर पाएँ। बहुत सारे बच्चे जो है छोटी कम 1 से 1.5 साल में ही जो है इतनी एक्टिविटी करने लगते हैं, दौड़ भाग करने लगते हैं, और कुछ बच्चे जो है 3-3 4-4 साल तक भी एक्टिविटी उतनी नहीं करते। ठीक है, तो वो डिस्टोनिया का जो है उनके समस्या हो सकती है, एक गतिशील विकार हो सकता है। देखिए यहाँ पे विकार टर्म यूज़ किया गया है, तो इस टर्म को बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, विकार, देखिए एक्वायर्ड जो है हेल्पिनेस जो है, इसका एक कई बार जो है एक टर्म यूज़ होता है एक्वायर्ड, जो है पेडागोजी का क्वेश्चन करते वक्त जो है एक्वायर्ड हेल्पिनेस, है ना, तो इसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति जो है इतना, जिसमें व्यक्ति जो है इतना निराश हो चुका होता है, हताश हो चुका होता है कि उसे लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, है ना, उसको एक बाहरी जो है हमें मोटिवेशन की ऐसे व्यक्ति को जो है हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति को हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उत्साह देना होता है, उत्साह की ज़रूरत होती है ना। हम मोटिवेट करते हैं तब बच्चा ना है करने के लिए कुछ कार्य करने के लिए उत्साहित होता है, उसको ये एहसास नहीं दिलाना होता कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी बच्चों को इस टाइप के टर्म्स जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि तुम क्या कर लोगे, तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ठिलिया लगानी पड़ेगी, तुम्हें जाके खेती करनी पड़ेगी। इस तरीके के बच्चे टर्म्स सुनते ही ना निराशा उनके अंदर पैदा होती है, उनको लगता है कि शायद उनके अंदर कोई कमी है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। इन सब टर्म्स को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस जब आए तो उस टर्म्स के हिसाब से आप उसको आंसर देना है। डिस्फेसिया क्या होता है? ये एक संप्रेषण विकार है जिसमें किसी मस्तिष्क की बीमारी या क्षति के कारण, मतलब संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, बोलने में समस्या, ठीक है, बोलने में समस्या पैदा होती है इसमें। ठीक है, संप्रेषण कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, तो किसी मस्तिष्क की बीमारी या क्षति के परिणाम के स्वरूप ऐसा होता है। अगर मान लीजिए बच्चे में जो है कभी कभी जो है दिमाग में चोट लग गई, ये गिर गया, तो बच्चों में जो है बोलने की समस्या पैदा होती है। ये भी एक विकार है। कुछ टाइम के बाद अगर क्षति बहुत मतलब गहरी है, कोई समस्या वाली है, तब तो उस क्षति को हो सकता है ठीक ना किया जा सके। ठीक है, लेकिन अगर वो नॉर्मल संप्रेषण है, मतलब एक उम्र के साथ संप्रेषण, जैसे 1 से 5 साल का बच्चा जो है बोलने में उतना जो है निपुण नहीं होता जितना 5 साल के बाद के बच्चे जो है बोलने में क्योंकि बच्चों में जो है शब्द भंडारों की कमी होती है, उनको पता नहीं होता कि शब्दों की मीनिंग क्या होती है और शब्दों को कहाँ प्रयोग करना है। वो कुछ टर्म्स जानते हैं जो डेली सुनते हैं अपने माता पिता के मुंह से या आसपास के पड़ोस के शब्दों से सुनते हैं, तब तो हो सकता है वो संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन संप्रेषण जो है, कम्युनिकेशन जो विकार है, संप्रेषण विकार है, वो कुछ समय के बाद जो है अपने आप खत्म होने लगती है। बच्चे जो है धीरे धीरे जब एक एज की तरफ बढ़ते हैं, मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो अक्सर बच्चे जो हैं खूब बोलने लगते हैं, है ना, खूब बोलने लगते हैं, खूब बतियाने लगते हैं, नए नए टर्म्स जो है खोजने लगते हैं। नए नए टर्म्स जो है आप कभी कभी सोचते होंगे कि अरे इसने ये वर्ड कहाँ से सीखा, इसने सुना कहाँ से है, हमने तो कभी बोला नहीं, और वो जरा से उसके वर्ड कान में पड़ा होता है, वो नई चीज़ों को एडॉप्ट कर लेता है तुरंत। तो इस एज में जो है बच्चे जो होते हैं, कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने की प्रयास में होते हैं, जो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, उनके जो है भाषा सीखने की क्षमता, है ना, बातें सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डिस्फेजिया जो है ये भी एक संप्रेषण विकार है जो कुछ समय के बाद ठीक हो जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर क्षति जो है मानसिक क्षति ना हो, कोई मतलब किसी तरीके की कोई जेनेटिक बीमारी ना हो, अगर जेनेटिक बीमारी है तो हो सकता है कि उसको कम्युनिकेशन विकार हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तब वो बीमारी के तौर पे हो जाएगी। ठीक है, डिसलेक्सिया देखिए, डिसलेक्सिया एक टर्म अक्सर पूछा जाता है। डिसलेक्सिया मतलब होता है उसमें पढ़ने संबंधी विकार की समस्या होती है, पठन विकार होता है, वो पढ़ने में दिक्कत होती है उसको।
ध्यान रखिए, उसको पढ़ने संबंधी, उसको अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, वो उसको अक्षरों को पढ़ाओगे तो वो अक्षर पढ़ नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि अक्षर क्या है। ठीक है, वो ए को ए लिखना होगा तो वो ए लिख देगा, है ना, इस तरीके के उसको समझ में नहीं आएगा, ए को बी बोल देगा, बी को ए का, तो ये पढ़ने संबंधी विकार होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन संबंधी विकार होता है, बच्चे को जो है लिखना नहीं आता। जैसा कि मैंने कहा कि वो अगर मान लीजिए बी लिखना होगा तो वो बी इस तरीके से लिख देगा, सी को इस तरीके से लिखना होगा तो सी इस तरीके से लिख देगा, डी को इस तरीके से लिखना होगा तो डी को इस तरीके से लिख देगा, तो उसको लेखन संबंधी विकार होती है। ये भी विकार आती है जो टाइम के साथ सही हो जाएगी, है ना, जैसे जैसे बच्चा मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ये विकार जो है सही हो जाएगा। ठीक है, डिसकैलकुलिया जो होता है ये गणित जो है गणना संबंधी विकार होता है, इसमें जो है बच्चा गणित को लेकर के डरता है। ठीक है, गणना करने में दिक्कत होती है उसको, 1 2 का टेबल जब सुनने को कहेंगे तो उसे टेबल सुनाने में जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो ये भी एक विकार है जो समय के साथ जैसे जैसे बच्चा जो है का जो मेच्योरिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे सोच बढ़ेगी, उसकी तर्क क्षमता बढ़ेगी, है ना, वो जैसे जैसे उसके अंदर जो है शब्द भंडार बढ़ेगा वैसे वैसे डिसकैलकुलिया जो है संबंधी जो है उसकी समस्या दूर होती जाएगी। ठीक है, डिस्फ्रैक्सिया जो होता है ये लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार होता है। इसमें जो है बच्चा जो है उसके जो है हाथों की मसल्स इतनी मजबूत नहीं होती कि वो जो है आर्ट बना पाए, मतलब आमतौर पे जो है आर्ट में उसकी समस्या पैदा होती है, वो आर्ट बनाने में बड़ा कमज़ोर होता है, उसको समझ नहीं विकसित होती। ठीक है, जैसे जैसे उसके देखिए बच्चे जो है हम देखते हैं कि जब हम बच्चों को ए लिखने को बोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे 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 कहीं ए लिख देते हैं, या बी बोलते हैं तो ऐसे ऐसे लिख देते हैं ना, तो वो क्योंकि उनके मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं होती इसलिए उनको लिखने में समस्या होती है और चित्र बनाने में समस्या होती है। डिस्प्रेसिया जो होता है एक टाइम के बाद जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे हम, ठीक है, मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्प्रेसिया अपने आप सही हो जाएगी, ध्यान रखिएगा सही हो जाएगी। ठीक है, मेच्योरिटी से सही होने लगती है। ठीक है, अब देखिए हम कुछ निगेटिव टर्म्स को जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और आपको याद रखने हैं। देखिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए करिए, बहुत ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चंस को गौर से देखिए और समझिए कि हमने उसमें क्या बातें कही हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आपको निकालना बहुत ज़रूरी है चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सीटेट के बाद आपको कई मौके मिलेंगे, अगर आप सीटेट नहीं निकालेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बाद में आप यही सोचेंगे काश मैंने ये पेपर निकाल लिया होता। और मैं आम तौर पे जो है मैं अपनी जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि देखिए जितना हो सके, लड़कियों को मैं ख़ास तौर से मैं प्रोत्साहित करने की बात कहता हूँ कि देखिए आपका जीवन जो है किचन में नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके पढ़ाई लिखाई चीज़ों पे फोकस करिए, है ना, आगे जा कर के नौकरी आपको उसी से मिलेगी, आपका जीवन उसी से संवरेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तो चीज़ों को जितना हो सके उतना पढ़िए, जितना ज्ञान आपको जहाँ से मिले वहाँ से बटोर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। सीटेट में जो है निगेटिव टर्म्स बहुत यूज़ होते हैं, अक्सर जो है पेडागोजी में जो है इस टाइम के जो है क्वेश्चंस जो है बहुत पूछे जाते हैं और वो निगेटिव टर्म आप एक बार याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और जहाँ पे भी निगेटिव, देखिए निगेटिव टर्म्स का आंसर भी निगेटिव ही होगा। देखिए अगर निगेटिव टर्म दिया हुआ है तो उसका आंसर भी ध्यान रखिएगा, आंसर भी निगेटिव में ही होगा। ऐसा नहीं है कि निगेटिव का आंसर जो है, ठीक है, हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 निगेटिव हो 1 पॉजिटिव हो, उसमें से जो पूछा जाए तो वो मार्क करना है। तो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होता है, निगेटिव का आंसर निगेटिव होता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चंस की जो है कंडीशन हो वैसा समझने के प्रयास कीजिए। चलिए इसको जो है बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं क्या है। तो निगेटिव टर्म्स हैं जो पेडागोजी में अक्सर यूज़ की जाती हैं। तो देखिए उसमें क्या है, रूढ़वादी सोच, पुरानी सोच, तकिया सोच, जैसे हमारे माता पिता होते हैं ना रूढ़वादी सोच के होते हैं, कई जो है वो चीज़ें बिना उसके मतलब कोई तर्क नहीं होता उन बातों पे, है ना, तर्क आधारित नहीं होते, इनमें तर्क नहीं होता, ध्यान रखिएगा ये तर्क नहीं होता इनमें, है ना, कोई विचार नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि प्रामाणिकता की भावना नहीं होती, बस रूढ़वादी। जैसे कि कई जो है अक्सर बात मानते हैं रूढ़वादी सोच में, जैसे हमें अक्सर मम्मी कहती है कि बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं काटने चाहिए, अब वो रूढ़वादी सोच पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे कि रूढ़वादी सोच में आप कह सकते हैं कि जैसे लड़का और लड़की डिफरेंट है ना, लड़कियों को खाना बनाना चाहिए और लड़कों को नौकरी पे बाहर जाना चाहिए, लड़कियां जो है कार नहीं चला सकती, लड़के गाड़ी चला सकते हैं, लड़कियां फाइटर प्लेन जो है प्लेन नहीं उड़ा सकती, लड़के उड़ा सकते, तो ये रूढ़वादी सोच कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये निगेटिव टर्म है। वहीं वैज्ञानिक शब्दावलियों, अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो देखिए ये भी एक निगेटिव टर्म है। बच्चा छोटा है, उसको वैज्ञानिक शब्दावलियां नहीं समझ में आएगी,
है ना, उसको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। उसको अगर न्यूटन का थर्ड लॉ समझाओगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझाओगे, न्यूटन का सेकंड लॉ समझाओगे, वो नहीं समझ पाएगा। उसको वेलोसिटी वेग समझाएंगे, है ना, तो नहीं समझ पाएगा। एक्सेलरेशन समझाएंगे, नहीं पता होगा कि वेलोसिटी क्या होती है ना, पलायन वेग क्या होता है। तो वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, हमें वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना रूढ़वादी सोच का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्तिक भिन्नता में समानताएं, है ना, व्यक्तियों में इस टाइप के जो है टर्म्स हो तो उनको तुरंत जो है कट कर दीजिए। लालच, अगर कोई पढ़ाते वक्त जो है बच्चे को जो है लालच दे, है ना, काम कराने के प्रति लालच दे, प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करे, तो ये भी एक निगेटिव टर्म में आता है। बच्चे को है हद से ज़्यादा है लालच, देखिए लालच दिया जा सकता है। आप किसी बच्चे को जो है प्रोत्साहन देने के लिए उसको एक उसके मनपसंद का खाना बना सकते हैं, उसके मनपसंद की चॉकलेट दे सकते हैं, पर हर वक्त लालच अगर दिखाएंगे तो बच्चे के अंदर जो है रुचि खत्म हो जाएगी, उसके अंदर जीतने की क्षमता खत्म हो जाएगी, वो जीतना ही नहीं पसंद करेगा। मैं तो हमेशा जीतता हूँ, जीतने पे हमेशा मम्मी मुझे ये दे देती है, तो इसलिए उसको लालच के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। दो विद्यार्थियों में तुलना उससे बच्चों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे को पढ़ाते वक्त जो है विद्यार्थियों से तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर बच्चा जो है डिफरेंट होता है, उसकी जो है मानसिक क्षमता डिफरेंट होती है, शारीरिक क्षमता डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि बच्चे को जो है रेस, दो बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं और तुम कहो कि मैं तुम्हें डेली प्रैक्टिस कराती हूँ और देखिए उसका जो है लड़का कितना तेज़ दौड़ जाता है और वो हमेशा दौड़ के फर्स्ट आता है, तुम कितना स्लो दौड़ते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना से बच्चे में जो है हीन भावना पैदा होती है। ध्यान रखिएगा, हीन भावना पैदा होती है, वो बहुत निगेटिव होने लगता है, उसकी सोच जो है निगेटिव होने लगती है, अक्षमता होने लगती है, बच्चे में जो है अक्षमता का विकास होता है। ठीक है, अधिगम, वो समझने लगता है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, जब उसका लड़का हमेशा जो है बेस्ट होता है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ अंक लाने के लिए हमें पढ़ना चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें पढ़ाई जो है हमें अपनी सोच और तर्क का विकास करने के लिए पढ़ना चाहिए, हमें तर्क का विकास करना चाहिए, हमें विचारों का विकास करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, ना कि हम नंबर लाने के लिए पढ़ाई करते हैं। हम इसलिए पढ़ाई करते हैं कि जीवन में हम आगे बढ़ सकें, हमारा यही मूल उद्देश्य होता है। आगे हम तभी बढ़ सकेंगे जब हमें चीज़ें जो है सही से पता होंगी। ठीक है, हमें वैचारिक उस चीज़ों का महत्व पता होगा। अगर हम साइंस के बारे में हम सिर्फ नंबर लाने के लिए रट्टू तोता प्रयास करेंगे तो रटने से क्या होगा, चीज़ें कुछ पल के लिए तो आप पास हो जाएंगे लेकिन बाद में फिर से फेल हो जाएंगे। या जीवन में जब आपको एक, जब मान लीजिए इंटर में आपने रट करके काम चला लिया, लेकिन आगे जा करके जब सीटेट का एग्ज़ाम देने बैठे या एसएससी का एग्ज़ाम देने बैठे तो वो रटा हुआ चीज़ जो है आप भूल जाएंगे। इसलिए रटने को महत्व नहीं देना है, हमें ध्यान रखना है। हमें सिर्फ अंक लाने के लिए महत्व नहीं पढ़ना है, अंक लाना तभी होगा, रटने का मतलब रटने का महत्व नहीं देना है। व्याख्यान विधि, किसी भी चीज़ को व्याख्यान मतलब मैंने आपको बस केवल क्वेश्चन पढ़ा और समझा दिया और उसको समझाने का प्रयास नहीं किया, मतलब व्याख्यान बस केवल पढ़ के मैंने सुना दिया कि बच्चे को सुनाना हो गया, है ना। क्वेश्चन पढ़ा, मैंने सुनाया, उसका आंसर बता दिया, व्याख्या नहीं बताई उसकी, समझाया नहीं मैंने, है ना। समझाने को जब अगर मैंने समझाया ना तो चीज़ें बच्चे समझेंगे नहीं। व्याख्यान विधि एक तरीके से समझ लीजिए ये प्रवचन विधि होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक प्रवचन विधि होती है। प्रवचन में यही होता है ना, जिसमें बस गए और प्रवचन सुनाते रहते हैं, ना उनमें तर्क होता है, ना तर्क होता है, ना कोई वैचारिक महत्व होता है उन बातों का, बस प्रवचन सुनाना होता है। व्याख्यान विधि प्रवचन होते हैं। तो हमें जो है रचनात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी माइंड को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आए, ध्यान रखिएगा उसकी प्रकृति क्या है, क्वेश्चंस जो है पढ़ करके बहुत गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। योगात्मक आकलन करना चाहिए, ना कि बच्चे के अंदर जो है हमें योगात्मक आकलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, मतलब टीचर सेंटर्ड, जबकि हम पढ़ते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का हमें विकास करना चाहिए, ना कि बच्चे टीचर सेंटर्ड, मतलब टीचर ने जो पढ़ा दिया, टीचर जो पढ़ के आया वो टीचर, तो टीचर सेंटर्ड तो टीचर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, बाल बच्चों के लिए कैसे हो सकता है। बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया ये कैसे पता चलेगा, जब तक हम बच्चे को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या एडॉप्ट किया, उसको कितनी नॉलेज हुई किसी चीज़ के बारे में। इसलिए शिक्षा जो है केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्कूल में शिक्षक केंद्रित जो है व्यवस्था नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, रटंट प्रणाली मतलब रट्टू तोता जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि किताबों को रट लिया और पेपर दे दिया, या पेपर आधारित कि हर वक्त टेस्ट आधारित होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें नहीं हो। हतोत्साहित करना, ये वर्ड जो है नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चों को हमेशा हतोत्साहित करना चाहिए, अगर क्वेश्चन उसका आंसर ना दे पाए तो उसको हतोत्साहित कर देना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। ठीक है,
कुछ और टर्म्स जैसे केवल, अगर मान लीजिए कि यही केवल सही है, ठीक है, केवल, तो देखिए किसी भी चीज़ में केवल जैसा शब्द अगर आ जाए तो वो निगेटिव है। ध्यान रखिएगा, केवल का महत्व निगेटिव टर्म में लेना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बालक का जो विकास केवल जो है शारीरिक विकास होता है, तो मतलब केवल इसका मतलब गलत है। शारीरिक विकास के अलावा वो मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है ना। तो केवल का महत्व, ये केवल जहाँ भी टर्म आए उसको निगेटिव टर्म में लेते हुए क्वेश्चंस को गौर से समझना होगा। मात्र, केवल, ये मतलब केवल और मात्र एक ही जैसे टर्म है, लेकिन अगर मात्र भी आ जाए कि मात्र मतलब केवल बच्चे का जो है शारीरिक विकास, मात्र केवल बच्चे का जो है मैच्योरिटी के साथ जैसे बढ़ता है वैसे ही केवल मात्र जो है उसका शारीरिक विकास होता है, तो ये भी गलत है। सिर्फ ही, केवल यही, सिर्फ ही यही करना आवश्यक है, ठीक है। सीमित, इन जैसे शब्दों का डांटना, बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे बच्चा जो है हतोत्साहित होता है, उसको, बच्चे को जो है डर लगने लगता है, क्वेश्चंस पूछने में डरता है। जब आप डांटेंगे तो क्वेश्चन, ऑब्वियसली आपका बच्चा डरेगा आपसे, क्वेश्चन आपसे बातें करने में डरेगा। कई बच्चे जो होते हैं अक्सर जो है स्कूल में बातें खूब करते हैं, लेकिन स्कूल में बातें नहीं करते हैं, घर में बातें नहीं करते हैं। इसकी वजह ये है कि उसको जो है बोलने का मौका नहीं दिया जाता होगा। हो सकता है जब बोलने का प्रयास किया जाता होगा तो उसे डांट दिया जाता होगा, ठीक है। व्यवसायिक जो है के लिए उसे हायर एजुकेशन देना, ठीक है। शिक्षा का मकसद केवल पैसा कमाना नहीं है, बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास करना होता है। सर्वांगीण विकास करना होता है कि हमें बच्चे का जो है अच्छे से विकास करना होता है। विकास के माध्यम, जब बच्चा जो है विकास करेगा, शारीरिक विकास करे या मानसिक विकास करे या सामाजिक विकास करे, कोई भी विकास करेगा, वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा, वो बच्चा कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करेगा और बेहतर करेगा भी, ठीक है। तो ये कुछ निगेटिव टर्म्स हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है गणित के आकलन के लिए विषय में से कौन सा जो है कथन वांछनीय नहीं है। देखिए कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है, निगेटिव टर्म में पूछ रहा है। गणित के आकलन के लिए यहाँ तीन चीज़ें हैं, गणित का आकलन हमें देखना है और वो कथन जो है गलत होना चाहिए, नहीं है। कौन सा कथन वांछनीय नहीं है जो इससे जो है जस्टिफाई न करता हो इस चीज़ को। तो देखिए चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। अवधारणाओं को समझ के आकलन का महत्व देना चाहिए, ठीक है। अवधारणाओं की समझ के महत्व का आकलन देना चाहिए, या एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही, देखिए का ही अनुरूप, देखिए परीक्षा प्रतिरूप और का ही अनुकरण करना चाहिए, कि मतलब कह रहा है कि केवल परीक्षा का ही प्रतिरूप, मतलब परीक्षा हर महीने, हर 4 महीने, हर 3 महीने में परीक्षा कराना चाहिए और इसी के माध्यम से जो है गणित का आकलन करना चाहिए। विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति जो है आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए और यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के आधार पर जो है चुनौती दी जानी चाहिए। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि निगेटिव टर्म में है, आपको पूछ रहा है नहीं, यहाँ सभी चीज़ है, आकलन का महत्व दिया जा रहा है, यहाँ जो है संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए। ये सभी बच्चों को देखिए गणितीय रुचि के अनुसार जो है चुनौती दी जानी चाहिए, क्योंकि भाई सभी बच्चे जो है अलग हैं, उनका बौद्धिक विकास अलग है, उनका शारीरिक विकास क्षमता अलग है। अगर हम सभी बच्चों को एक ही टाइप के क्वेश्चंस दे देंगे, हो सकता है कोई बच्चा जो है उस क्वेश्चंस को हार्ड समझता हो, कोई बच्चा उस क्वेश्चंस को इतना समझता हो कि सिंपल समझता हो कि क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चा है। तो सभी के लिए अलग प्रकार की चुनौती होनी चाहिए। इसके लिए जो है कथन वांछनीय नहीं है, वो बी नंबर है, ध्यान रखिएगा बी नंबर है। देखिए समझिएगा, प्रयास करिए क्वेश्चंस को। वहीं पे दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जो है संरचनात्मक, देखिए रचनावादी जो है गणित कक्षा का जो है लक्षण माना जाता है, ठीक है। पॉजिटिव वे में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम मानते हैं, तो गणित जो है परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना। देखिए याद करने को हमने कहा, याद करना जो है निगेटिव टर्म है। अध्यापक का केवल जो है सही उत्तरों को केंद्रित करना होगा, मैंने अभी कहा केवल जो है निगेटिव टर्म में आएगा। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्व स्रोत समझना, देखिए। और नेक्स्ट है विद्यार्थियों को पारस्परिक जो है क्रियाओं के लिए हतोत्साहित करना। मैंने अभी आपको बताया था कि हतोत्साहित करना, ठीक है, हतोत्साहित करना, केवल और कंठस्थ रट्टू तोता बनाना, ये चीज़ें जो है निगेटिव में हुआ। और क्वेश्चंस का जो है प्रकृति जो है उसका जो है नेचर जो है पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो आंसर इसका सी नंबर होगा। देखिए कितनी तरीके से आप क्वेश्चंस को जो है रीड किए बिना, मतलब रीड करके उसको एक सरसरी निगाह से भी कट करते हुए तुरंत कंठस्थ है, अच्छा पॉजिटिव है तो सही, केवल सही गलत है, ये देखिए पारस्परिक हतोत्साहित ये भी गलत है, इसका मतलब है सी नंबर, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चंस को बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड्स के लिए तरफ जाते हैं और ये कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड है, इनको भी समझते हैं। बाल केंद्रित, मैंने उधर कहा कि टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, है ना, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ज़रूरत होती है, हमें बाल केंद्रित शिक्षा की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें हमें पढ़ानी है बच्चों को जिससे बच्चों का जो है सर्वांगीण संपूर्ण विकास हो। संपूर्ण विकास में मतलब शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका तार्किक विकास हो, उसका वैचारिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, है ना, हर रूप में। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए तो उसका राजनीतिक विकास भी हो, है ना, तो हर चीज़ व्यावसायिक विकास भी हो उसमें। जब बच्चा एक, ऐसा नहीं कि केवल हम व्यावसायिक के लिए हम उसे पढ़ाएंगे, हमें सब चीज़ होगा। तो बाल केंद्रित हमें शिक्षा पे फोकस करना है। ध्यान रखिएगा, आंतरिक प्रेरणा की ज़रूरत होती है। बच्चा जब तक आंतरिक प्रेरणा से भरपूर नहीं होगा, मतलब उसके अंदर खुद से करने की जो है लालसा नहीं होगी, अगर वो खुद से करने के लिए उत्साह नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है, प्रेरणा नहीं होगी, फोकस नहीं होगा अंदर से ही वो, तो वो चीज़ों को नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आंतरिक प्रेरणा का जरूरी, देखिए आंतरिक प्रेरणा आ जाए वर्ड तो उसे पॉजिटिव में लेना है। अब बाहरी प्रेरणा की ज़रूरत है तो कब तक बाहरी प्रेरणा दिलाओगे, है ना। अगर बाहर से हम बार बार हम उसको प्रवचन के माध्यम से मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे तो एक बार मोटिवेट कर लेंगे, दूसरे बार में वो फिर से प्रॉब्लम में फंस जाएगा। उसको आंतरिक प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है ना। सेल्फ मोटिवेटेड होना व्यक्ति का बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कहते हैं अक्सर जो है बुद्धिमान लोग होते हैं वो अक्सर एकांत में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, इंस्टेड ऑफ दूसरे बच्चों की जगह जो है गप्पे मारते हैं या दूसरे जो है ना, वो एकांत में, कई जब मौका मिलता है उनको तो एकांत में बैठते हैं ताकि वो सोच समझ सके। आंतरिक प्रेरणा से व्यक्ति के अंदर सोचने क्षमता का विकास होता है, ठीक है। करके सीखना, मतलब हमें कोई भी काम करके सीखना है, ना कि मतलब किताबों के माध्यम से बस रट्टू तोता लिख देना है या चीज़ों को बस ऐसे ही लिख देना, किसी ने बोल करके लिखा दिया। हमें करके सीखना है, हमें कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से करना है ना, उसमें हमें कार्य में करने में इन्वॉल्व होना है। और इन्वॉल्व भी मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से इन्वॉल्व होना है। अगर हमें कोई मैथ का प्रॉब्लम दिया गया है मान लीजिए, तो हमें वो प्रॉब्लम को जो है a+b का होल स्क्वायर मान लीजिए दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अरे तुम कर दो, ऐसा नहीं, हमें पता हो, हमें करना पड़ेगा कि 2+2 का होल स्क्वायर अगर हमसे पूछा गया है तो a² + b² + 2ab हमें पता होना चाहिए कि इसका ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 2 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा ताकि हमें चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म के लिए याद होती हैं। करके सीखने से व्यक्ति जो है याददाश्त बढ़ती है। देखिए याददाश्त जो है बच्चे की बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। याददाश्त अगर आपको बच्चे को बढ़ाना है तो उसको जो है रट्टू तोता की जगह जो है करके सिखाने पर जो है महत्व दीजिए, है ना। बच्चे को जो है करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करिए, ठीक है। अंतः क्रिया के द्वारा सीखता है, किसी भी चीज़ की अंतः क्रिया के द्वारा ही सीखेगा। देखिए हमने अक्सर पढ़ा सीडीपी में जो है डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर अंतः क्रिया से ही व्यक्ति का विकास होता है। अगर उसके अंदर जो है हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम जो है, गुण जो है अच्छे होंगे और वातावरण भी बच्चे का अच्छा होगा तो उससे बच्चे का जो है विकास भी बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो परस्पर जो है अंतर, दो लोगों के परस्पर अंतः क्रिया से अब अंतः क्रिया क्या हो सकता है, माता पिता और स्कूल के परस्पर अंतः क्रिया से जो है बच्चे का निवारण होता है। माता पिता के द्वारा जो है बच्चा जो है सामाजिक गुण सीखता है, ठीक है, बच्चा सामाजिक गुण सीखता है। इससे जो होता है बच्चे का जो है सर्वागीण विकास होता है, संपूर्ण विकास होता है। इसको हम कर सकते हैं क्योंकि बच्चा जो है स्कूल, घर के बाद जो है सबसे ज़्यादा वक्त स्कूल में बिताता है और स्कूल में जो है बच्चा शारीरिक विकास भी करता है, मानसिक विकास भी करता है और यहाँ तक कि वो सामाजिक विकास भी उसका होता है स्कूल में, क्योंकि वो 100 लोगों के बच्चों के जो है ग्रुप में पढ़ता है, उनसे बात करता है, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, उनके साथ जो है एक्टिविटीज़ में भाग लेने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो है एक सामाजिक भावना पैदा होती है, प्रेम की भावना पैदा होती है, दोस्ती यारी की भावना पैदा होती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये समझ की बेहतर होता है ना। तो अंतः क्रिया का होना बहुत ज़रूरी, विविधता का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट, आप मान लीजिए कि बच्चे को जो है केवल आप मैथ पढ़ा रहे हो तो साइंस पढ़ाने पे फोकस ही दे, तो इसलिए एजुकेशन में विविधता होना बहुत ज़रूरी है। आप मैथ भी पढ़ना चाहिए बच्चे को, साइंस भी पढ़ना चाहिए, आर्ट भी पढ़ना चाहिए और हर होम साइंस भी पढ़ना चाहिए। मतलब जितना बच्चे में विविधता आएगी उतना ही बच्चे का जो है तार्किकता का विकास होता है, बच्चे में जो है सोचने की क्षमता का विकास होता है। डाइवर्सिटी जो है, बच्चा उतनी चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा रूप में एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा रूप में सोचने का प्रयास करेगा, है ना। अचानक मान लीजिए कि एकदम से साइंस के बाद उसको मैथ के लिए सोचना पड़ जाए तो उसको देख
उसका जो है दिमाग को उसको दौड़ाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि अच्छा मैथ में ये चीज़ें क्या थी। तो समझ गए ना, विविधता का होना बहुत ज़रूरी है। समावेशी कक्षा का मतलब होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी के लिए शिक्षा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के लिए शिक्षा हो, सभी के लिए शिक्षा की बात हो रही है। सभी के लिए शिक्षा मतलब अमीर गरीब की शिक्षा की बात हो रही है ना, और अनेक जाति धर्मों की बात हो रही है, उनके लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस धर्म के व्यक्ति को जो है ओबी जनरल व्यक्ति को जो है अलग प्रकार की शिक्षा मिले और ओबीसी को अलग प्रकार की मिले, एसटी को अलग हो या एससी को अलग हो। तो समावेशी शिक्षा में जब समावेशी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं तब जो है देश का विकास होता है और सभी लोगों का विकास होता है, और सभी लोगों के विकास से ही तो हम एक बेहतर जो है एक समाज की रचना करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे टर्म्स जो है पॉजिटिव हैं, तो ध्यान रखिएगा इन जो है पॉजिटिव हैं, इनकी मीनिंग जो है एक अच्छे रूप में देखनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस सब टर्म्स को याद कर लीजिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन, देखिए व्यक्ति का जो है मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करते, मान लीजिए कि बच्चे को हमने कोई पढ़ाया और हमने फिर उसका मूल्यांकन नहीं किया, तो हम समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि बच्चे को क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है, या बच्चे में क्या कमियां रह गई हैं जो हम उसको सिखा सके। इसलिए सतत और व्यापक, हल्का फुल्का और बहुत ब्रॉड लेवल में मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक मतलब जैसे कि हो सकता है कि व्यापक मूल्यांकन में बच्चे से अक्सर क्वेश्चंस जो है पूछते रहिए, जो पढ़ाया उसके बारे में टॉपिक्स पे बात करिए, चर्चाएं करिए, प्रतियोगिताएं करिए, है ना। प्रतियोगिता भी दो आपस में बच्चों को जो है ग्रुप्स बना करके उनसे डिबेट करवाइए, बातें करनी, तो इससे बच्चों को जो है एक तो पहली बात तो इससे आप जो है उस बच्चों का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि देखिए बच्चा जो है अगर ग्रुप में बैठा हुआ है तो चार ग्रुपों के बीच में वो किस तरीके से उनके अंदर, उस बच्चे के अंदर भावनाएं पैदा होती है, वो बातचीत करने में किस तरीके से है, सामाजिकता की भावना उसके अंदर है भी या नहीं, है ना। प्रतियोगिता के माध्यम से उसका तार्किक और वैचारिक जो है चीज़ों को समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो है वो चीज़ें रिकॉल कर पाता है कि नहीं, क्योंकि अपने क्वेश्चंस पूछा है जो 4 दिन पहले हमने पढ़ाया था, उस बच्चे को इसका आंसर पता है कि नहीं। तो मूल्यांकन का होना बहुत ज़रूरी है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, सेम मीनिंग है, पर अधिगम के लिए आकलन, जो बच्चा क्या सीख रहा है इसका आकलन होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा सही सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, गलत चीज़ें तो नहीं सीख रहा है ना। तो इसका भी आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। बच्चा जो है अगर बच्चे ने कुछ पुराना सीख रखा है तो उसी पुराना को सीखने को ही आगे बढ़ा करके वो नया को सीखेगा। ठीक है, अगर ऐसा है पुराने के माध्यम, तो उसके पुराने ज्ञान को जो है हमेशा महत्व देना होगा। ध्यान रखिएगा, पुराने ज्ञान को, बच्चे के पुराने ज्ञान को महत्व देना होगा, उसके बोलने को महत्व देना होगा। वो बोलेगा तभी जब उसके पुराने ज्ञान, उसके बाद शब्द भंडार होगा। शब्द भंडार होने का मतलब है कि उसके अंदर एक कोई ना कोई ज्ञान की है, पूर्व ज्ञान है। त्रुटियों के, उसके बच्चों के त्रुटियों को महत्व देना होगा। मान लीजिए कि कोई बच्चे को जो है बोल रहा है और आप एक शिक्षक के तौर पे जानते हैं कि बच्चा गलत बोल रहा है, उसके बाद भी आपको उसके बोलने देना है। ध्यान रखिएगा, उसको बोलने देना है, ना कि ऐसा कर देना है कि उसको टोकते हुए तुरंत उसको सही करने लगना है। बोलने देना है आपको, है ना, टोकना नहीं है। त्रुटियों पर टोकना, त्रुटियों पर जो है टोकना नहीं है आपको। ठीक है, उसको पूरा बोलने देना है, उसके वैचारिकता को महत्व देना है। ध्यान रखिएगा, महत्व देना है हमें, क्या है ना, उसका वैचारिक महत्व क्या है। ठीक है, उस चीज़ को फिर उसके बाद में उसको जो है समझाने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा, परिवर्तनशील शिक्षा जो है अक्सर महत्वपूर्ण होती है, अच्छी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो है सिलेबस बन गया तो जीवन भर पूरा सिलेबस वही फॉलो होगा। प्रगतिशील शिक्षा मतलब होती है कि हर मोड़ पे जो है शिक्षा का जो है बदलाव होते रहना चाहिए। देखिए पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोई और आई थी 1986 में, फिर 34 साल बाद अब दूसरी आ गई पॉलिसी, क्योंकि आज की ज़रूरत जो है दूसरी है ना। वैज्ञानिक सोच की ज़रूरत है आज हमें, व्यक्तियों की, हमें संपूर्ण विकास की ज़रूरत है, सभी बच्चों का विकास ज़रूरत है। तो इसलिए हमने इस पे फोकस किया कि हम इस बार प्रगतिशील शिक्षा पे फोकस करेंगे, परिवर्तनशील शिक्षा पे फोकस करेंगे। ठीक है, लचीलापन और गतिशीलता होना चाहिए। सिलेबस में हो तो लचीलापन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतना हार्ड सिलेबस हो कि बच्चों को समझ में ना आए, और इतना भी सिंपल नहीं होना चाहिए कि बच्चों के लिए
वो हर चीज़ आसान लगे और धीरे धीरे बच्चे में जो है सीखने की क्षमता भी ना हो, और इतना भी हार्ड ना होना चाहिए कि बच्चा रुचि ही ना ले पाए। ठीक है, रचनावाद को बढ़ावा देना चाहिए, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों में जो है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे जितना क्रिएटिविटी माइंड से सोचेंगे, करने खुद से करने का प्रयास करेंगे, है ना, कुछ नया बनाने का प्रयास करेंगे, उससे बच्चे का जो है बेहतर जो है संज्ञानात्मक विकास होगा, बच्चे का जो है बेहतर बौद्धिक विकास होगा, है ना, शारीरिक विकास भी होगा। तो सृजनात्मकता को हमें बढ़ावा देना है, उसको प्रयास करने से कभी नहीं रोकना है। कोई भी चीज़ बच्चा अगर कर रहा है तो उसको करने देना है। ठीक है, उसको प्रयास को महत्व देना है कि अगर अगर कहे ना देखो अंकल सर पापा मम्मी जो भी है, अगर देखो मैंने कुछ बनाया, वो बने ही बेकार सब कुछ भी बनाया, तो उसके प्रयास को महत्व देना है ना, उसको जो है मोटिवेट करना है। समायोजन अनुकूलन को महत्व देना है, खोज विधि और खोजने को महत्व देना है। देखिए, खोज विधि मतलब रिसर्च मेथड, जो चीज़ें अगर खोजने का प्रयास करें। अगर बच्चा मान लीजिए कि एक खिलौना आपने ला करके दिया बच्चे को, और उस खिलौनों के जो है उसने खोल खाल के तोड़ ताड़ के उसके जो है पुर्जों को अलग थलग कर दिया, है ना, तो इसलिए उसको डांटना नहीं है, हमें ये समझना होगा कि बच्चे के अंदर जो है खोजने का महत्व है। बच्चे जो है खोज विधि का प्रयोग कर रहा है, बच्चा जो है उसके अंदर की जो है चीज़ों को देखना चाह रहा है, रुचि है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो इसके हमें बच्चे को जो है महत्व देना चाहिए। आपके जो है 100 रुपए के खिलौने से जो है उसकी ज़िंदगी जो है बेहतर नहीं होगी, वो खोजने से बेहतर होगी। जितना वो चीज़ों को जानने का प्रयास करेगा, नई चीज़ों को जानने का वो प्रयास करता है खोजने के माध्यम से। ठीक है, हमें बच्चे को हर वक्त जो है प्रोत्साहित करना है। हमें ये नहीं बताना है कि जा करके अगर तुम फेल हो गए तो ठिलिया लगाना पड़ जाएगा, या स्कूल में तुम्हें, है ना, फेल हो जाओगे तो देखो उसका लड़का जो है कितने अच्छे मार्क्स करता है। तो हमें हर जगह ना बच्चे को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, हतोत्साहित नहीं करना है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अधिगम संकल्पों को सुधार करने के लिए जो है एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। देखिए, ठीक है, अधिगम को हमें सुधार करना है, और एक अध्यापिका को क्या करना है, जिसमें संकल्पों का जो है प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो जाए। देखिए, जटिलता से सरलता की ओर हो जाए, या जो है वो जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। ठीक है, और जो विभिन्न संकल्पों के बीच जो है संबंध को खोजने को महत्व दे। देखिए, ठीक है, अब मैंने कहा था अध्यापिका को जो है ऐसे चीज़ों पे प्रयोग करना चाहिए, खोज विधि, खोजने को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पॉजिटिव वे में आंसर पूछ रहा है, और ये जटिलता से सरलता की ओर जाना है। पहले मतलब कहने का मतलब है कि पहले बच्चे को जो है फॉर्मूला बता दीजिए कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला हो, और फिर उसके बाद समझाइए प्रक्रिया को। तो ये करना होगा हमें, ठीक है, या फिर हमें उसके बच्चे को जो अपसारी चिंतन को महत्व देना है ना, या फिर बच्चे को संबंध खोजने को महत्व देना है, या प्रतिद्वंदिता को जो है महत्व देना है। तो देखिए, इसका सही जवाब सीधा सीधा इसका सी नंबर है। ठीक है, आंसर देखिए वहीं पे छुपा हुआ है। बाल केंद्रित जो है कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में एक टीचर जो है किसको महत्व देती है, निरंतर वस्तुनिष्ठ जो है रूपी परीक्षाओं को महत्व देती है, या किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के समापन को महत्व देती है, कि मतलब सिलेबस जल्दी से मैं ख़त्म कर लूँ किसी भी तरीके से, बच्चे को समझ में आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है, या दंड आधारित जो है कठोर अनुशासन पद्धति को। मैंने अभी भी बताया है कि दंड आधारित पद्धति नहीं होनी चाहिए, डर का माहौल नहीं बनाना चाहिए, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को हमें महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर भी टीचर को जो है ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देने चाहिए। देखिए, इसमें देखिए हमें बच्चे के जो है किसी भी दी के प्रोत्साहन खोजने को, है ना, पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए, सभी चीज़ें उसी पर आधारित है, करके सीखना पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, ज्ञान की प्रक्रिया हम इसी के माध्यम से तो हम हासिल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्वेश्चंस के टर्म्स को देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा से जो है विद्यार्थियों में जो है अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता को किस प्रकार से निपटाना चाहिए। देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता मैंने अभी आपको बताया था, रूढ़िवादिता जो है वो निगेटिव टर्म है ना। ठीक है, पौराणिक वैचारिक चीज़ों को महत्व देना जिनका आज का कोई उद्देश्य ना हो, ठीक है, उनका कोई मतलब आज की मीनिंग ना हो। तो देखिए, विद्यार्थियों को जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना, ये भी देखिए जेंडर को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना है, और हमें किस तरीके से निपटना है, या वास्तविक जीवन से संबंधित उसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादिताओं को चुनौती दे। देखिए, ये पूछ रहा है ना निगेटिव टर्म में, ये निगेटिव टर्म में है, और लेकिन पूछ रहा है निपटाना चाहिए हमें पॉजिटिव में, और बाकी सभी निगेटिव हैं। देखिए, एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए, मतलब लड़कियों का एक, मान लीजिए कि हमें और एक
गायन प्रतियोगिता रखी तो हमने लड़कियों का ही सारा समूह बना दिया, 10 बच्चे जो है लड़कियों का ही रहेगा, क्योंकि लड़कियां अच्छा गा लेती हैं। फुटबॉल खेलने के लिए हमने लड़कों का समूह बना दिया और गाना गाने के लिए लड़कियों का समूह बना दिया। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या कक्षा में जो जेंडर आधारित मुद्दों पर बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? जब तक हम चीज़ों पर बात नहीं करेंगे हम अपने रूढ़िवादिता को ख़त्म कैसे करेंगे? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, आपको इसका सही जवाब मिल गया होगा, इसका बी सही जवाब है। ठीक है, ठीक है, सारा खेल टर्म्स में है। और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कॉपी पेन उठाइए और पेपर्स अगर आपके पास है तो पेपर उठाइए, नहीं तो मेरे जो है जितने भी मैंने अभी तक पेपर्स कराए हैं उनको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इन्हीं टर्म्स को फोकस करके करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपको जितना मैं कह रहा हूँ 15 में से 15 क्वेश्चंस जो है अगर आप दिमाग को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे और अपने तार्किक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे, आपके 15 में से 15 क्वेश्चंस जो है सही होंगे। ठीक है, 15 में से 15 क्वेश्चंस जो है आपके पेडागोजी के सही हो जाएंगे। चलिए देखिए, जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2005 जो है एनसीएफ जो है इसके मार्गदर्शी जो है सिद्धांत कुछ प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो ज्ञान को जो है स्कूली शिक्षा के बाहर के जीवन से जोड़ना है। हमें देखिए ज्ञान को जो है जो भी हम पढ़ा रहे हैं स्कूली शिक्षा से बाहर भी हमें जोड़ना है। ऐसा नहीं कि स्कूल में बस केवल सिलेबस आधारित हो। बच्चे को जो है प्रतियोगिताओं में भाग दिलाइए, बच्चे को जो है पर्यावरण से रिलेटेड अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को जो है भ्रमण पर आधार ले जाइए। अगर हम इंडस्ट्रियल चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो इंडस्ट्री का विजिट कराइए। तो बाहरी जीवन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा पर्यावरण चीज़ों को बाहर एटमॉस्फेयर में चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा, पेड़ पौधों के बारे में जानने का प्रयास करेगा, है ना, उस फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने का प्रयास करेगा तो चीज़ों को अच्छे से समझेगा। ठीक है, पढ़ाई को रटत जो है प्रणाली से मुक्त करना है। ध्यान रखिएगा, हमें रटने की विद्या नहीं बनानी है, रटंत विद्या नहीं बनानी है। हमें बच्चे के अंदर व्यवहारिकता सिखाना है कि हमें चीज़ों को तार्किक सोच बढ़ानी है बच्चे के अंदर। पढ़ाई को सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ही सीमित न रहने देना। देखिए हम सारे पॉइंट्स पे इस पर चर्चा करेंगे। आप चैनल को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतने डीप जो है किसी ने भी अभी तक आपको नहीं समझाया होगा। ठीक है, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के आया हूँ। पढ़ाई को सिर्फ जो है पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं रहने देना चाहिए। ठीक है, किताबों पर आधारित नहीं होना चाहिए कि किताबों पे ही हो, कि केवल फोकस हो किताब के अलावा और कुछ भी मत देखो, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं होता है। परीक्षा प्रणाली जो है लचीला बनाना तथा कक्षा की गतिविधि से जोड़ना। परीक्षा की प्रणाली को हमेशा लचीला बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हार्ड हो, पेपर इतना हार्ड बना दो कि बच्चा करने से ही घबरा जाए, है ना। और इतना भी सिंपल नहीं बनाना चाहिए कि बच्चा इतना सिंपल हो कि मान लीजिए प्रतिभाशाली भी बच्चे बैठेंगे उसमें, सामान्य बच्चे भी बैठेंगे तो उनको दिक्कत हो जाए कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल पेपर है ना। तो ध्यान रखिएगा, उसके कक्षा के जो है पेपर को भी जो है उसकी कक्षा गतिविधियों से जोड़ना भी हमें बहुत ज़रूरी है। शिक्षा द्वारा जो है प्रजातांत्रिक और राष्ट्रीय चिंताओं को जो है समाहित करना चाहिए। बच्चों में जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, है ना। अपने देश के बारे में समझना चाहिए। प्रजातांत्रिक मूल्यों का मतलब है कि ऐसा सभी के साथ जो है, सभी के अंदर जो है एक अच्छी भावना के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लासरूम में जो है एक बच्चा अमीर है तो अमीर बच्चे को ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया जा रहा है और जो गरीब बच्चा है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। प्रजातांत्रिक मूल्यों का, है ना, मूल्यों के द्वारा जो है पढ़ाना चाहिए। शिक्षा का महत्व प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 जो है रचनावाद पर जोर देता है, क्रिएटिविटी पर जोर देता है। ठीक है, बिना बोझ की शिक्षा देने का वादा करता है। ऐसा नहीं कि बस्ता भरा हुआ हो। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग एक इतना बैग भर के लेके जाते थे कि मतलब पीठ दर्द होने लगती थी। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिना बोझ की शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए बच्चे के अंदर, क्योंकि हमें किताबी शिक्षा नहीं बनानी है। हमें बच्चे के अंदर सोच, एक सोच शिक्षा के प्रति जो है, शिक्षा के लिए जो है बच्चे के अंदर सोच डेवलप करना है। हमें बच्चे के अंदर तार्किक सोच बनानी है ना। मोटी मोटी पुस्तकों को जो है शिक्षा में असफल माना जाता है, तो मोटी मोटी किताबों का इस्तेमाल नहीं करना है हमें। ठीक है, कि किताबी कीड़ा बनाना हो। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की आवाज़, बाल केंद्रित बच्चों की बातें सुनने, उनके अनुभवों को वरीयता देनी है। ये नहीं कि अपना जोगे जा रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, बच्चे की सुनी नहीं रहे हैं, बच्चे को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा त्रुटियां गलतियां भी कर रहा है तो भी बच्चे को बोलने देना है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स जो है अक्सर जो है पेडागोजी में इस तरीके के टर्म्स यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत गौर से समझिएगा। इसके अलावा आपको पेडागोजी में कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। बाकी अब फिर अगर आप ये भी टॉपिक नहीं पढ़ना पसंद करेंगे तो इसका मतलब है कि आप
आप पास होने की आपके अंदर इच्छा नहीं है, आप सोच रहे हैं अपने आप को कुछ ज़्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ें करके जो है आप कम से कम नहीं तो 30 में से जो है 27 से 28 क्वेश्चन जो है सही कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग पूर्वाग्रह का विरोध विरोध करना, बालक और बालिकाओं के विपरीत जो है भूमिकाओं में रखने पर जोर देना। मतलब बालक जो है जैसे कि लड़कियां फुटबॉल खेले और लड़के जो है गाना गाएं, इन सब चीज़ों पे जोर देने का प्रयास करना चाहिए, है ना कि लिंग जो है पूर्वाग्रह का विरोध करना कि जो लड़कियां गाना गा सकती हैं, इस चीज़ को गलत नहीं, इस पर जो है हमें जो है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अधिगम एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें वयस्कों के साथ साथ काम करना, सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना आदि अत्यंत लाभदायक होती है। देखिए, अंतःक्रिया को जो है बढ़ावा देना चाहिए, माता पिता और स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। दोनों, जब दोनों की परस्पर अंतःक्रिया से बच्चे का विकास होगा। अंतःक्रिया जो है वयस्कों, जब बच्चों को जो है बड़ों के साथ मेलजोल करना सीखना चाहिए। मेलजोल से क्या होगा, बच्चे जो है उनके जो है कुछ वैचारिक जो है चीज़ों को सीखेंगे बच्चे, है ना। तो विचार, जब वो उनके साथ विचार विमर्श करेंगे तो उनके लिए जो है लाभदायक होगा। शिक्षक एक मार्गदर्शक, सुविधा प्रदाता, शुभमकर्ता के तौर पर होता है, विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, एक टीचर का काम है कि एक जो है बच्चे को जो है एक रास्ता दिखाना, है ना, जिसके माध्यम पे, जिस रास्ते पे चल करके जो है बच्चा अपने जो है चीज़ों को हासिल कर सके। ठीक है, बौद्धिक ज्ञान को हासिल कर सके, शारीरिक क्षमता को हासिल कर सके, तो वो उसका काम होता है टीचर का। ठीक है, तो एक मार्गदर्शक होना चाहिए उसको तौर पे। जैसे हमारे माता पिता जो है मार्गदर्शक होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हर मोड़ पे जब हम कुछ गलत करने लगते हैं तब हमें रास्ता दिखाते हैं। उसी तरीके से एक टीचर का भी यही काम होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उसकी रचना करनी पड़ती है। हमें ज्ञान हासिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बैठे और हाथ जोड़े और मनन करने लग गए कि ज्ञान हासिल हो जाए, तो इस तरीके से नहीं होता। ज्ञान के लिए आपको चीज़ों पढ़नी पड़ती है, आपको पढ़नी पड़ेगी। इधर उधर की बातें जो है, बातें को मतलब इधर उधर की चीज़ों को जो है आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको साइंस में ज्ञान हासिल करना है तो साइंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा, है ना। आपको मैथ के बारे में जानना है तो मैथ का ज्ञान हासिल करना है तो आपको मैथ लगानी पड़ेगी, करके सीखना पड़ेगा, मैथ के जो है नियमों को समझना पड़ेगा। तो ज्ञान जो है प्राप्त नहीं होता, इसकी रचना की जाती है, ये हासिल करना पड़ता है ना। बच्चा जो है अनुभवों के साथ जो है स्कूल में प्रवेश करता है। देखिए, उसके पास जो है पूर्व अनुभव होते हैं। मैंने अभी आपको जो है पॉजिटिव टर्म में बताया, बच्चे के अंदर जो है पूर्व अनुभव होते हैं। हमें पूर्व अनुभव के साथ ही जो है एक नए अनुभव का विकास करना होता है। ठीक है, वो बच्चा जो है पूर्व अनुभवों के साथ ही स्कूल में आता है और हमें उसके पूर्व अनुभवों को जो है महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि बच्चा जो है पूर्व अनुभव के साथ उसके अंदर एक भाषा है, मान लीजिए कि वो हिंदी बोलना चाहता है और आपका स्कूल जो है पूरा इंग्लिश बोलने पे महत्व देता है, तो ऐसा नहीं है। उसके बच्चे को जो है हिंदी के भी महत्व दीजिए और उसके साथ जो है लिंक करके, है ना, उसको इंग्लिश जो है बेहतर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो बच्चों को जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। ध्यान रखिएगा, हमने पहले ही कहा प्रोत्साहन करना है हर चीज़ के लिए। बच्चा जब प्रश्न पूछेगा, अच्छा प्रश्न पूछे, जैसे मैंने मान लीजिए इतनी सारी बातें कही, है ना, और अगर मान लीजिए आप कान से सुने ना और सिर्फ केवल क्लासरूम में बैठे हो और हेडफोन लगा करके आप, या ये मोबाइल में हेडफोन लगा करके सुन रहे हो, और बस सुनने का मतलब एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। सुनने के लिए भी ध्यान का लगाना होना ज़रूरी है। और आपने सुन लिया और उसके बाद सुन के निकाल भी दिया, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपको पता ही नहीं क्योंकि आपने सुना ही नहीं गौर से, तो चीज़ों को आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए प्रश्न पूछने के लिए जो है, प्रश्न पूछने के लिए या प्रश्न का उत्तर देने के लिए चीज़ों को सुनना भी पड़ता है। तो सुनेगा तभी जब ध्यान लगाओगे। तो देखिए, प्रश्न पूछने का विकास करना चाहिए बच्चा, ताकि जो है बच्चे के अंदर जो है ध्यान की शक्ति हो, ध्यान लगाने की क्षमता बेहतर हो, तार्किक क्षमता बेहतर हो, वैचारिक क्षमता बेहतर हो। तभी तो सोचेगा, जब सोचेगा उसके बारे में क्या कमी हो सकती है, इस बारे में क्या क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, तभी तो पूछेगा, है ना। ठीक है, इसके मुताबिक जो होता है 5 दस्तावेजों में भाषा के लिए जो है द्विभाषिता और बहुभाषिता को बढ़ावा दिया गया है। मतलब व्यक्ति में जो है द्विभाषा, एक मातृभाषा होती है और एक वो भाषा जिसके माध्यम से जो है स्कूल में वो पढ़ता है। मातृभाषा हमारी मान लीजिए हिंदी है और हमें इंग्लिश में स्कूल में भर्ती करा दिया गया, एडमिशन हमारा इंग्लिश स्कूल में होगा, तो इंग्लिश वाले स्कूल जो है हमेशा इंग्लिश में ही कोचते रहते हैं कि इंग्लिश बढ़िए, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश बोलिए। तो द्विभाषिता को हमें बढ़ावा देना है, बहुभाषिता को भी बढ़ावा, द्वि से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि भारत जो है बहुभाषी देश है। यहाँ पे जो है इसको जो है एक संसाधन के रूप में देखना है। ध्यान रखिएगा, संसाधन है एक तरीके से, ठीक है। ठीक,
बच्चे स्कूल जीवन की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलता और नियमों को आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ये सोचें कि आपका बच्चा जो है हिंदी बोलता है तो इसलिए वो इंग्लिश बोल नहीं सकता, या कन्नड़ नहीं बोल सकता, या तमिल नहीं बोल सकता, या पंजाबी नहीं बोल सकता। बच्चों में जो है भाषा विकास की क्षमता होती है और वो उनके जटिल नियमों को भी समझने की क्षमता रखते हैं। ध्यान रखिएगा, भाषा की जटिलता और उसके नियमों को समझने की क्षमता बच्चों के अंदर पहले से ही विद्यमान होती है ना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज का जो है जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते थे मैंने इससे रिलेटेड जो है सारे टर्म्स बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बनाने में जो है जो मकसद मेरा था वो आज का पूरा हुआ होगा। और आज जो है अगर आप इस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से ध्यान से गौर से सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है हर क्वेश्चन जो है पेडागोजी से रिलेटेड जो है 15 में 15 आप क्वेश्चन सही करने का जो है मैं जो दावा कर रहा हूँ वो आप कर पाएंगे। आप मेरे दावों को सही कर सकते हैं अगर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार ज़रूर पेपर ज़रूर लगाइएगा कि मैंने जो है चीज़ें इनमें बताई हैं क्या उसमें जो है मिल रही हैं। पॉजिटिव क्वेश्चंस को गौर से समझिए कि पॉजिटिव कुछ चीज़ें क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। निगेटिव टर्म में जो है निगेटिव टर्म्स के क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा ऑप्शंस होते हैं, और पॉजिटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव में ही उनके आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का टारगेट ज़रूर भूलना नहीं है, 50 लाइक्स का है, बहुत है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।